अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मशरिकी वस्ता की तारीख में कई जंगें ऐसी गुजरी जिन्होंने खित्ते का जोग्राफिया और सियासत बदल कर रख दी, मगर 2025 और 2026 में ईरान, इजराइल और अमरीका के दरमियान होने वाला तसादुम अपनी नौयत, वसअत और आलमी असरात के एतबार से मुनफरिद साबित हुआ। ये सिर्फ मिसाइल्स और बम्बार तैयारों की जंग नहीं, बल्कि मईशत, सिफारतकारी, जौहरी प्रोग्राम और आलमी ताकतों के असर रसूख की जंग थी। ईरान अमरीका मुआहदे ने ताकत का तवाज़ुन कुछ यूं बदला है कि दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते पर चल पड़ी। ईरान ने कमजोर हरीफ होने के बावजूद एक सुपर पावर के सामने पसपाई के बजाय बराता पर मुआहदा किया। 14 नुकात पर नजर डाली जाए तो मफाहमती यादाश्त के तहत दोनों ममालिक और उनके इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी करेंगे। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तमाम यकतरफा बुनियादी और सानवी पाबंदियाँ मुत्तफ़िका शेड्यूल के तहत ख़त्म कर देंगी और ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के असासे बहाल किए जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और अगले 60 दिनों में यूरेनियम इनरिचमेंट के तकनीकी मामला तय किए जाएंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस या रुकावट के बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देगा। ईरान की इक़्तिसादी तरक्की और बहाली के लिए खित्ते के ममालिक के ताउन से 300 अरब डॉलर्स के फंड्स का जायज़ा लिया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहना था कि हमने ईरान के पैसे दबाए हुए थे जो अब हम वापस करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा? जंग के आगाज से कबल आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी। ईरान 47 साल से माशी पाबंदियों की जद में था और ईरानी हुकूमत अवाम में नहायत गैर मकबूल हो चुकी थी। आज सूरत हाल ये है कि ईरानी हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल हो गई है। माशी पाबंदियाँ ख़त्म और मुंजमद असासे बहाल किए जा रहे हैं। अमरीका जो 72 घंटे में ईरान से मुकम्मल सरेंडर और रजीम की तब्दीली चाहता था, अपने खुद साख्ता मुतालबे कि ईरान जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करेगा के बदले मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को वो सब कुछ देगा जिसका वो दहाइयों से मुतलाशी था। ईरान के चीफ निगोशिएटर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ साहब का अमेरिका के साथ मुआहदे पर कहना था कि हम जो कुछ फौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा हमने मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया। इसका कोई मवाजना नहीं। जंग में अमरीका के माशी नुकसानात पर नजर डाली जाए तो अमरीकी महकमा दिफा ने कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि जंग के इब्तदाई 6 दिनों में ही अखराजात 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। सिर्फ पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल हुए। बाद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और दीगर इदारों की तखमीनों के मुताबिक 12वें दिन तक ये लागत 16.5 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। जंग के इब्तदाई मरहले के बाद रोजाना औसतन 1 अरब डॉलर तक खर्च हो रहे थे। अगर इस रफ्तार को 110 रोज़ा तनाज़े पर लागू किया जाए तो बराह रास्त जंगी अखराजात 100 अरब डॉलर से तजावुज़ कर सकते हैं। मसला सिर्फ बराह रास्त जंगी खर्च नहीं बल्कि कई बरस तक जारी रहने वाले असल अखराजात हैं। जख्मी फौजियों के इलाज, साबिक फौजियों की पेंशन, तबाहशुदा हथियारों की जगह नए हथियारों की खरीदारी, इलाकाई अड्डों की बहाली और कर्ज लेकर जंग लड़ने की सूरत में सूद की अदायगियाँ मजमूई लागत को कई गुना बढ़ा देती है। बाज़ माहिरीन का अंदाजा है कि अगर इन तमाम अवामिल को शामिल किया जाए तो ईरान जंग की मजमूई कीमत आने वाले बरसों में 1 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ताहम अमरीका के दाएं बाजू के सियासतदान अब भी जंग की बातें करने से बाहर। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि ईरान के बहरी महासरे के खात्मे पर तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हो जाएंगी, लेकिन अगर ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो हम दोबारा मुहासरा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। दाखिली सियासत में बजट पास करवाना तमाम सियासी जमातों और खुसूसन पीटीआई के लिए इम्तिहान बना हुआ है। वफाक और 3 सूबों ने तो बजट पेश कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पहले बजट को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के साथ मशरूत किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि 3 माह पेश किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि आप 3 माह की एक स्टेटमेंट जो है, बजट स्टेटमेंट जो है वो असेंबली से उसको आप अप्रूव करा दें। और जो तकाजा किया जा रहा है सूबे से कि वो अपने हिस्से की रकूम जो है वो वफाक को वापस लौटाए, इस हवाले से कोई फैसला नहीं होगा जब तक खान साहब की हिदायत नहीं आती। जो सूबे का हक है वो सूबे के पास रहेगा जब तक कि खान साहब का मशवरा और उनकी हिदायत इस हवाले से ना आ जाए। फिर आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब को मशवरा दिया कि आप बजट पास करें, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है, आपको खान का ख्याल है, आपको ये रहा बजट, मेरा सूबा सफर नहीं करेगा और आओ और कहो कि भाई ये मेरी चीज़ है, मुझे मिलना है खान से, मेरा राइट है, हम सियासत नहीं करते। तो बजट पास करें,
आपकी मुलाकात होगी। हम तो पढ़ना भी पड़ेगा तो पढ़ जाएंगे यार, लिखे तो करने वाला बन, हम साथ खड़े होंगे। नहीं हुई तो आप बोलना, ठीक है, रास्ता निकालें। बाद हज़ार शफी जान साहब का कहना था कि जुमे को 1 साल का बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की ख्वाहिश थी कि 3 माह का बजट पेश किया जाए, ताहम कानूनी पेचीदगियों के बायस अब 1 साल का बजट पेश किया जाएगा। जुम्मे को पेश हम करने जा रहे हैं। पार्टी ने ये फैसला कर लिया, पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला कर लिया है। आफरीदी साहब की ख्वाहिश ये थी कि 3 महीने अगर मुलाकात नहीं होती तो 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कानूनी पेचीदगियां बीच में आ रही थी और फिर पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम पूरे साल का बजट पेश कर दिया जाए। सेनेटर मशाल यूसुफजई भी इस मुद्दे पर मैदान में आई और उन्होंने बजरिया एक्स पैगाम में कहा कि पार्लिमानी पार्टी में ये फैसला हुआ था कि सूबे के उमूर चलाने के लिए आर्टिकल 125 के तहत बजट लाया जाएगा। बाकी बजट इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद पेश होगा। वज़ीर आला साहब तो 3 महीनों का बजट पेश करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी टीम कहती है कि सुकुम है। बताया जाए कि कौन सा कानूनी सुकुम है, क्योंकि पार्टी की कानूनी टीम के मुताबिक ऐसा कोई सुकुम नहीं। लफ्ज़ पार्टी इस्तेमाल करने के बजाय शख्सियत का नाम लिया जाए और बताया जाए कि खान साहब को बाईपास करने की हिम्मत किसकी है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान आफरीदी साहब ने 3 माह या 1 साल के बयानात की तरदीद करते हुए कहा कि बजट के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी दरख्वास्त पर इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला दे। कोई फैसला नहीं हुआ। आज मैंने जैसे कहा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जो पिटीशन डाली है मुज़म्मिल असलम साहब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराएं। Asif Durrani Saab, I'm very grateful that he's joining us on the show. He's served as as Pakistan's ambassador to Iran and UAE and also the special representative on Afghanistan. Sir, Assalamu alaikum Durrani Saab. बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. Thank you for joining us. वालेकुम सलाम अलैकुम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि जो MOU मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से साइन हो गया है और सिफारती लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। अगरचे अलॉन्ग साइड कतर वॉज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर, बट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं हाउ सिग्निफिकेंट एंड स्प्लेंडेड विक्ट्री इज़ इट फॉर पाकिस्तान। जी यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगर आप देखेंगे जो MOU है इसमें 3 सिग्नेचर, प्रेसिडेंट ट्रंप के, प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान के और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान इज आल्सो ग्रेटफुल टू अदर फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर, ओमान और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की कि वो इस जो है गुफ्तगू में और इस पूरे एफर्ट्स में शामिल रहे। ये एक ग्रुप एफर्ट थी जिसमें पाकिस्तान को रीजनल सपोर्ट हासिल थी, चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल थी। तो आप ये कह सकते हैं कि बहरहाल पाकिस्तान चूंकि ईरान का डायरेक्ट नेबर है, 920 किलोमीटर उसका बॉर्डर है और पाकिस्तान मुतासर हुआ है, जबकि पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस एहसास जिम्मेदारी के साथ कि हम भी मुतासर हो रहे हैं, बाकी खिता भी मुतासर हो रहा है, तो ये एक जो है इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हुई है, क्योंकि अल्टीमेट जो फतह है इसमें वो पीस की है। पीस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आपने ये MOU देखा है, इसके अंदर एक इंटेंट है कि आपने वॉर हमेशा के लिए बंद कर देनी है, दोस्त धमकी नहीं देनी है आपने, और उसके बाद आपने जो है एक 60 डेज का विंडो जो है वो उन इश्यूज पे है, खुसूसन न्यूक्लियर पे, जिसमें और उसके ईरान के असासों पे, उनकी अनफ्रीज होने पे और सैंक्शंस पे, और उसके साथ ही साथ मुझे यकीन है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो रेजोल्यूशन तैयार होगी वो भी नेगोशिएट होगा। यहाँ पे इनिशियल ड्राफ्ट यहीं से बनेगा, बाद में वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होगा। तो ये जो 60 डे का विंडो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड उस आप समझें पार्लेज होंगे या डिस्कशंस होंगी, जिसकी बुनियाद पर और बाज़ टेक्निकल इश्यूज हैं जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसमें IAEA के इनपुट्स लाजमी होंगे। इसी तरह ये जो एसेट्स हैं उसमें जो हैं मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके इनपुट्स होंगे, क्योंकि ये एसेट्स बिखरे पड़े हैं, ये सारे अमेरिका के पास नहीं हैं, इसमें तकरीबन 7 से ज़्यादा ममालिक हैं और वहाँ पे ये एसेट्स हैं। और ये तमाम चीज़ें ऐसी आप UN रिलेटेड सैंक्शंस हैं,
وہ ڈسکس ہونی ہے، تو اس کا وہ ظاہر ہے یو این سیکورٹی کونسل کے ممبرس کے ساتھ ہوگا، تو وہ ہے. لیکن بیسک انٹینٹ یہ ہے کہ نمبر 1 وار ختم. دوسرا یہ ہے کہ وار جو ہے اس میں لیبنان جو ہے وہ بھی شامل ہے. اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ لیبنان اس کو علیحدہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو وہ ایم او یو میں اس میں بڑے واضح طور پہ یہ ہے. اور ایران نے اس معاملے میں جو ہے پٹ اٹس فٹ ڈاؤن کہ اگر لیبنان جو ہے وہ اس کا حصہ ہوگا امن کا، تو یہ ہے. تو یہ اس نے اسرائیل نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی، اگرچہ وہ وائلیشنز کرے گا. اور یہ وائلیشن جو ہے وہ امریکہ کو بھی اب اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس سے امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. اگر آپ یہ ایم اے او کی وائلیشنز ہے تو وہ وائلیشنز میں اسرائیل کا کردار ہوگا، امریکہ کے لیے embarrassment. So the two spoilers, Israel and Iran, would be actively playing their role. But Durai صاحب، جس طرح آپ بھی ٹائم اینڈ اگین یہ مینشن کرتے آئے کہ ڈیکیڈز آف اینیموسٹی اور جو ایک مسٹرسٹ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ پاکستان نے اس کا ایک انیشل سٹیج جو ہے وہ سیٹ ضرور کیا، اور پھر یہ کامیابی ہم نے ہماری ہی کاوشوں کی وجہ سے حاصل ہوئی. لیکن آپ نے ٹائم اینڈ اگین یہ بھی ضرور مینشن کیا کہ جو امریکہ کی طرف سے جو مطالبات تھے جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہالٹ کر دینا وداؤٹ فل سینکشنز ریلیف، وہ ان ریئلسٹک تھے. سو یہ جو ایم او یو اور جس کی 14 نکات اور آپ بھی جس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں جو کور امبیلنس تھا اس کو ایڈریس کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جے سی پی او سے زیادہ ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ جے سی پی او میں امریکہ نے کمٹ کیا تھا سیکنڈری سینکشنز کو ریموو کرنے کا. پرائمری سینکشنز جو امریکہ ریلیٹڈ سینکشنز تھی ایران پہ وہ برقرار تھی، اور امریکہ کی جو اینٹیٹیز اور پرسنالٹیز ور فاربڈن ٹو ڈو بزنس ود ایران، جبکہ نان امریکن اینٹیٹیز جو ہے دے کوڈ ڈو بزنس، جیسے یورپ وغیرہ دوسرے تیسرے. یہ جو ہے یہ تو امریکہ کی بھی بات کر رہا ہے، اور اس میں اگرچہ امریکہ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، جیسے $300 بلین کا جو فنڈ کی بات ہو رہی ہے فار ریکنسٹرکشن تعمیر نو کے لیے آف انفراسٹرکچر ان ایران، وہ اس میں لیکن امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی. تو اصل چیز سپورٹ تھی، کیونکہ یہ جو امریکہ نے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے، تو وہ امریکہ میں تو ہارڈلی $2 بلین وقت کے اکاؤنٹس تھے سیٹس تھے، باقی جو ہے وہ تو سارے باقی دنیا میں ہیں. سو یعنی کہ درائی صاحب $300 بلین جو ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو بتائے جا رہے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے ایران کو امریکہ کی وش لسٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. بات یہ ہے کہ $300 بلین ایک دم سے تو نہیں آ جائیں گی، وہ تو ظاہر ہے ایک یعنی ملٹی ایئر پلان ہوگا، اور ادروائز بھی 5 سے 10 سال کا پیریڈ کی بات ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن کے لیے. اس کے لیے علیحدہ سے میٹنگز ہوں گی، اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیٹیل ہوں گی. ایران جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ سامنے لے کے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، یا اس کے جو ہے اس میں گریس کتنا دیا جائے گا. یہ تمام جو ہے سینکڑوں اس میں باتیں ہیں جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ باتیں. لیکن اصل میں اس وقت اس ایگریمنٹ کی جو اہمیت ہے اس ایم او یو کی، جو کہ الٹیمیٹلی ول ٹرن انٹو این ایگریمنٹ آفٹر 60 days، یا اگر کوئی ایکسٹینشن ہو جائے تو وہ اور دن بھی لگ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس ریولوشن ان ایران 47 سال پہلے، یہ پہلی دفعہ ایک سیریس ایفرٹ ہوئی ہے ٹو نارملائز ریلیشنز ان اے سینس کہ یہ آپ اس پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے سینکشنز ہی تھی، فرام ڈے ون ایران پہ سینکشنز، اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں ہر پروجیکٹ کے ساتھ. 96 کا ڈیماٹولا ہے، اس میں انہوں نے کہا $10 ملین سے بڑا جو ہے وہ آپ کوئی انویسٹمنٹ ایران کے انرجی سیکٹر میں نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً اب ایران کا اوپیک کا کوٹا ہے 4 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن اس کی اپنی کیپیسٹی 2 ملین سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے ان کے جو ہے جو ویلز ہیں ان کو رینوویشن چاہیے، وہ ٹیکنالوجی ہے نہیں، زیادہ تر امریکہ کے پاس ہے، تو وہ یہ پرابلم ایران کو فیس. اس بار درائی صاحب آپ کے خیال میں دونوں سائڈز کو کیا چیزیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل چیز تو دیکھیے اس میں وہ جو نیوکلیر فائل ہے اس پہ سیٹسفیکشن وہ تو تھرو IAEA ہی ہو سکے گی، اور ایران اس معاملے میں تو پہلے ہی وہ کافی فارورڈ لوکنگ تھا.
उसने डिक्लेयर कर दिया कि उनका न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कोई रुझान नहीं है, और JCPOA ने उस हक को माना कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर सकता है फॉर पीसफुल पर्पसेस, और ये उसका अंडर NPT भी, अंडर आर्टिकल 4 उसका ईरान का हक बनता है। तो ये अमेरिका तो उसको डिनाई नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में अमेरिका अभी भी उसको डिनाई नहीं करेगा। फर्क ये होगा कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी प्रोडक्शन वो ईरान को शायद सस्पेंड करना पड़ेगा, वो बाहर की सोर्सेज उसको मुहैया करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो ये एक फर्क होगा, वो मेरे ख्याल में JCPOA में तो उस तरह से तो आप नहीं कह सकते, वो तो उसने खुद अपना बना रहा था। ये एक स्टेप फॉरवर्ड मेरा ख्याल है, अभी मुझे इसकी पूरी डिटेल्स का पता नहीं है, या अभी जो फ्यूचर में 60 डेज में डायलॉग होगा वो क्या है कि आया न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो है वो ईरान अपने मुल्क में ही जारी रखेगा, या वो एनरिच यूरेनियम 3.67% ग्रेड का जो है वो बाहर से लेगा। मसलन रशिया जो है वो इनके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल मुहैया करता है, Right. उसमें ईरान वो फ्यूल नहीं बनाता। तो ये एक चीज आप सामने देखने की। राइट दुरानी साहब, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस एज वेल। आपने 15 जून को ट्वीट करके जब ईरान और US एग्रीमेंट के हवाले से और परमानेंटली मिलिट्री ऑपरेशंस को एंड करने के हवाले से उसको एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू करार दिया और आपने वेलकम किया था वो पूरी डेवलपमेंट को, साथ साथ आपने मेंशन किया पाकिस्तान को किस तरह से एक रिकग्निशन जो है पाकिस्तान डिजर्व करता है अपने कंस्ट्रक्टिव और रिस्पॉन्सिबल रोल के हवाले से। आपने लास्ट पैराग्राफ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जिक्र जरूर किया था और आपने कहा था कि इट वुड बी अ स्टेट्समैन-लाइक जेस्चर फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग डिप्लोमेसी एंड रिड्यूसिंग टेंशंस इन द रीजन। दुनिया इस बात की मोतरफ है और एतराफ कर रही है, एडमिट कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है पाकिस्तान के रोल को। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड ट्वीट दुरानी साहब बट ही नेवर मेंशन्ड पाकिस्तान। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए? आपने आपके सवाल में ही जवाब है, और मेरे ख्याल में मोदी साहब आप जाहिर है वो उसमें तंग नजरी का मुजाहरा किया है। माफी चाहता हूँ ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया ने किया है। अगर नहीं किया तो इजराइल ने, इंडिया ने जो है वो इसको, या UAE ने शायद नहीं किया है, बाकी सारी दुनिया ने किया। बाकी सारी दुनिया ने तारीफ की है। थैंक यू सो मच दुरानी साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।